कायम रहे। जी जी, मैं जिगर भाई आपके पास आता हूं। मैंने आज एक ऐसी स्टोरी की है जो आज शाम को या कल सुबह एयर होगी। काफी न्यूज़पेपर में स्टोरी आई है। भारत की 80 करोड़ जनता, आपको सुन के हैरानी होगी कि एक ऐसी स्टोरी जो वास्तव में हृदय विदारक है, जो हमारी संसदीय लोकतंत्र के जो आईना है उसको पेश करती है। भारत के गांव में गरीब स्त्रियां रोज चप्पल नहीं पहनती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं चप्पल कम पहनूंगी तो मेरी चप्पल 6 महीने की जगह 1 से 1.5 साल चल जाएगी, क्योंकि मेरे पास 100-125 रुपए की दूसरी चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है। 50 करोड़ की जनता 5,000 रुपए महीना कमाती है और ऊपर के जो 50 करोड़ है उनकी इनकम 8,000 रुपए है सिर्फ महीने की। जो 4,000 का उनका बिलिंग आता था पूरे परिवार का, राशन पानी सब मिला के, कि सरकार तो अनाज देती तो बाकी भी सारी चीजें लानी पड़ती है ना, वो बढ़कर अब 7,000 हो गया, क्योंकि अनाज और बाकी खाने पीने की चीजें जो रेट है ऑलमोस्ट डबल हो गए 2-3 साल के अंदर। तो उनसे पूछा गया कि आप चप्पल भी नहीं खरीद पाते हैं? वो उन्होंने सारी स्टोरी बताती है, और एक गांव की नहीं, विलेज आफ्टर विलेज, मैं इस संसदीय लोकतंत्र की हकीकत बता रहा हूं। और जब उसको कॉरिलेट किया गया भारत की सबसे बड़ी कंपनी के साथ, जो सबसे सस्ती चप्पलें बनाती है, कि आपकी 2019 में सेल कितनी थी और अब इतनी है, तो उन्होंने बताया कि 2019 के अंदर बाकी कंपनियों को मिलाकर जो हमारी सेल 260 करोड़ चप्पल बिकती थी। देखिए सर, फिगर भी है मेरे पास, 260 करोड़ चप्पल बिकती थी, अब ये घटकर 160 करोड़ चप्पल हो गई है। वो 150 रुपए की चप्पल, 100 रुपए की चप्पल नहीं खरीद सकते गांव में, अनएफोर्डेबल है, इट्स ए लग्जरी फॉर देम सर। ये गरीबी की, गुर्बत की हालत है। और सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर 1,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो हल्की चप्पलें बनाती हैं, 70 रुपए की, 75 रुपए की, 100 रुपए की, 125 रुपए की। उनकी सेल 2019 के मुकाबले 35% कम है सर। आप गुर्बत का लेवल देखिए सर। इट्स ए ह्यूज स्टोरी ऑफ अराउंड 2,500 वर्ड्स इन मेनी न्यूज़पेपर सर। लोगों ने देखी नहीं होगी। ये 80 करोड़ की हालत है सर इंडिया के अंदर। तो इन 80 करोड़ लोगों को तो खाना नहीं मिलता, एक पहनने को चप्पल नहीं है, तो सर उन्हें क्या फर्क पड़ेगा कि लोकतंत्र हो ना हो, संसद हो ना हो? जिगर भाई। बिल्कुल सर। देखिए, मैं 2-3 बातों से अपनी बात शुरुआत करूंगा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल साफ स्पष्ट हो चुका है कि वो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे, आप क्या करेंगे? अब मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है पिछले 9-10 सालों के अंदर। पहली बात ये है कि हम जब भी ये डिस्कशन करते हैं, मैंने कई बार सुना है या बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमेशा मैं पढ़ता हूँ, बरसों से पढ़ता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या हो गई या लोकतंत्र में गरिमापूर्ण शब्द इस्तेमाल अब नहीं हो रहे। मेरे ख्याल से ये अब कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि जो हमें हमारे रोंगटे खड़े कर दे। ये डे बाय डे ये कांस्टेंट होता जा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि अब ये स्टेज ऐसा आ गया है कि जहाँ पर शायद हम लोग कोई भी शब्द को लेकर चर्चा करें, वो चर्चा ही बेमानी हो जाती है। शुरुआत यहाँ से करता हूँ, जो आपने मीर जाफर शब्द का उपयोग जो बताया, जो संदीप पात्रा ने अपने वक्तव्य में किया, ये साफ बात है। जैसे गौतम दादा ने बताया, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये बिल्कुल एक साफ रणनीति का हिस्सा है, जो मैं हमेशा साइकोलॉजिकल रणनीति बीजेपी और आरएसएस की देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी है वो साबित करने में तुले हुए हैं। उनका सिर्फ यही एक चीज है कि ये लोग माइनॉरिटी की ही पार्टी है और बाकी सारे जो 80% या जो हिंदू वाले लोग हैं उन सबके साथ ये लोग नहीं है, और एंड में वो लोग शायद इन्हीं जो सपोर्टर्स हैं उनके माइनॉरिटी, उन्हीं के तरफ जाएंगे या उन्हीं की फेवर में कोई ना कोई डिसीजंस लेंगे। ये साबित करने में पूरी मशीनरी लगी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जहां तक आपने बात की जो गरीबी की, वो बिल्कुल साफ बात है। इसको मैं कई बार अपने ट्वीट में भी लिखता हूँ कि जितने भूखे नंगे तकलीफ वाले लोग होंगे वो सबसे ज्यादा कट्टर होंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चीज बची नहीं है। तो वो जितने कट्टर होंगे उतना सत्ता में। मैंने ये रेफरेंस इसलिए दिया कि अजय भाई ने कहा कि इंडिया में हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 136 नंबर पे है। तो सर जिनके पास पहनने को चप्पल नहीं है तो हैप्पीनेस कहां से आएगी सर? बिल्कुल सर, यही हालत है कि उनके पास नहीं है, हैप्पीनेस नाम की कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। कितने सारे लोगों को जब हम शहर की सीमा छोड़ देते हैं, और इवन विद इन शहर सिटी में भी कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े प्रतिशत में लोग हैं जो आपने बताया वो सैलरी ब्रैकेट में, वो कामकाजी जो लोग हैं वो उसी लेवल में जी रहे हैं, चाहे 5,000 रुपए कमाते हो, 7,000 कमाते हो, 10,000 या 12,000, ये उनका एक ब्रैकेट है।
तो मेरे ख्याल से उसके अंदर तो आप जो बेसिक जो रोजमर्रा की चीजें है वो भी आज की महंगाई में खरीद नहीं पाते। तो शायद ये बात बिल्कुल सही है कि चप्पल भी नहीं खरीद पाते होंगे, इसी वजह से वो उसको कम पहनते और ज्यादा चलाने की कोशिश करते। तो इसको मैं बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति की तरह देखता हूँ। जैसे अजय सर ने एक बात बताई अमरवेल वाली, वो बात बिल्कुल सही है कि ये हमेशा होता है कि उनकी एक स्ट्रेटजी है। वो हमेशा जैसे हिटलर के ज़माने में हम कई बार एक स्टोरी सुनते थे कि पहले सिस्टम में घुस जाओ, उसके बाद सिस्टम को चेंज करो, सीधा अपोज़ मत करो। तो मेरे ख्याल से ये इनकी पहले से रणनीति रही है कि वो कोई ना कोई सरकारों के साथ साझा सरकार बनाते हैं, सिस्टम में घुसते हैं, उसके बाद वो सिस्टम अपनी हाईजैक कर लेते या अपनी फ़ेवर में लाकर छोड़ देते। रही दूसरे दलों की बात, तो दूसरे बहुत सारे दल हैं जिनकी फ़ाइल उनके पास है, जिनके नेताओं की फ़ाइल्स उनके पास है, इस वजह से वो उनको दबा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसे जो खुलकर फाइट दे रहे हैं, इस वजह से वो उनको दबा नहीं पा रहे। अब जब दबा नहीं पा रहे हैं, कोई मुद्दे नहीं है, तो सीधी बात है कि बिना मुद्दों के वो क्या लड़ पाएंगे, इसलिए अनगढ़ंत कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं या उनके सारे नेता आके स्टेटमेंट देते हैं। सबसे बड़ा जो चौंका देने वाला जो मैंने देखा पिछले दिनों में कि किरण रिजिजू ने कुछ स्टेटमेंट दिया या अनुराग ठाकुर ने दिया, चलो वो ठीक है, वो देते रहते हैं, वो बोलते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, पर सबसे बड़ा जो मैंने देखा कि इतने उनके धीर गंभीर जो नेता है, जो शायद पुरानी पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, राजनाथ सिंह जी, उनको भी ये लिस्ट में उन्होंने घसीट लिया। उन्होंने भी सदन में आकर इस तरीके से बयान दिया जो बिल्कुल सीधा राहुल गांधी को टारगेट करता है, ना कोई मुद्दों की बात ना और कुछ। तो ये साफ दिखाता है। पर एक बात मैं अभी भी उनकी जो रणनीति समझता हूँ, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की रणनीति हो, तुष्टीकरण की हो या फिर जो गरीबी के ऊपर काम न करना हो उस तरीके को, उसके साथ साथ में एक बात ये भी मुझे अभी दिख रही है कि आज की तारीख में 2024 के पहले वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जिससे उनके आने वाले चुनाव के नतीजों पर कहीं कोई इफेक्ट पड़े या लोगों को लगे कि बहुत ज्यादा कट्टरवादिता हो रही है। उसके बाद क्या होगा वो हम नहीं जानते, पर मूलतः जो पूरी बात है वो यही है कि सारा का सारा जो उनका सिस्टम है, वो सिस्टम बहुत सारी जगह से चलता है, जिसे कहते हैं ना, हम एक साइमल्टेनियसली बहुत सारी जगह पे चलता है। अगर हिंदूवाद की बात करनी है तो साध्वी प्रज्ञा आ जाती है, बागेश्वर धाम से जो पंडित जी है वो आ जाते हैं, वो कहीं से अचानक इतने पब्लिसिटी हासिल कर लेते हैं, 5-5 लाख लोग उनकी से ये सभा में आ जाते हैं और कहीं से वो हिंदू राष्ट्रवाद की, हिंदूवाद की बात करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही है, ये उनकी स्ट्रेटजी है, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर से दिख रहा है। कुछ नेता अलग स्टेटमेंट देते हैं, कुछ नेता अलग स्टेटमेंट देते हैं। मोहन भागवत जी मुस्लिमों और क्रिश्चियंस को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और बहुत अच्छी और बड़ी और सामाजिक सद्भावना की बात करते हैं। तभी सामने संदीप पात्रा या अनुराग ठाकुर जैसे उनके जो बड़े नेता या प्रवक्ता है वो कुछ और बात करते हैं। ये साफ स्पष्ट तौर से दिखाना है कि विपक्ष को जितना हो सके उतना टारगेट करो, अपनी पिच पर लेकर आओ, जो इनकी महारत हासिल है बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की पिच पर, और बाकी की जो पब्लिक है वो पब्लिक को या तो गरीबी की वजह से या तकलीफ की वजह से अपने जो पूरा जो संसद है या पूरी जो प्रणाली है उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या फिर वो कट्टर हो जाएंगे, क्योंकि जब इंसान भूखा होता है तो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है। ऐसा हमने वॉर जोन में भी सुना है, वॉर जोन में लोगों को कट्टर रखने के लिए उनको आराम नहीं करने देते, और जब लोग आराम नहीं करते तब सीधी बात है कि वो ज्यादा कट्टर या आक्रामक हो जाते हैं। और इसको मैं रिलेट करता हूँ, आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता ने बहुत बरसों पहले कहा था कि जहां भी आरएसएस की कोई भी शाखा हो उसके आसपास आप खान पान या ऐसी कोई चीजें मत रखिएगा, ऐसी कोई रेडी या दुकानें ऐसी हो ऐसा मत रखिएगा, वरना हमारे लोग ऐदी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। हमें उनको दौड़ाना है, हमें उनको बहुत ज्यादा भगाना है ताकि वो हमारा प्रचार प्रसार कर सके। मेरे ख्याल से ये पैटर्न बिल्कुल सेम चल रही है 40 वर्षों से, और आज की तारीख में भी वो अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। अब ये विपक्ष को सोचना है कि विपक्ष कैसी ऐसी रणनीति लाए या क्या करे। बाकी यहाँ से तो हमला बिल्कुल जारी है और वो बिल्कुल तुले हुए हैं कांग्रेस को और राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पार्टी साबित करके। जी जी बिल्कुल।